नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मिश्र बंधु विनोद के भाग 1 के बारे में। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बिना हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी समझ लीजिए अधूरी है। चाहे यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, हर परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस विशाल ग्रंथ की दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 4591। देखने में तो बस एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। सोचिए क्या हो सकता है ये? तो ये नंबर है कवियों का। जी हाँ, मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 मतलब 4591 कवियों का जिक्र है। आप सोच सकते हैं, सिर्फ ये एक आंकड़ा ही बता देता है कि ये ग्रंथ कितना मॉन्यूमेंटल, कितना विशाल रहा होगा। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये ग्रंथ है क्या, इसका परिचय। फिर जानेंगे इसके रचयिताओं यानी मिश्र बंधुओं के बारे में। उसके बाद सबसे जरूरी चीज उनका काल विभाजन, उसे समझेंगे। और हाँ, हर बड़ी कृति की तरह इसके भी कुछ गुण और दोष हैं, उनका मूल्यांकन भी करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इसकी विरासत क्या है। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, परिचय। आखिर ये मिश्र बंधु विनोद है क्या चीज और क्यों इसका इतना नाम है? देखिए, सीधी सी बात है, ये हिंदी साहित्य का एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है। मतलब समय के हिसाब से क्रम से लिखा गया इतिहास। और पता है इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी? ये शायद पहली बार था कि किसी ने इतने सारे हजारों कवियों को एक साथ एक व्यवस्थित तरीके से पेश करने की इतनी बड़ी कोशिश की। और ये ग्रंथ कुल 4 भागों में छपा था। तो भाई, इतना बड़ा काम इसे किया किसने? क्या कोई एक अकेला इंसान ही कर सकता था? नहीं, इसके पीछे थी 3 भाइयों की तिगड़ी। 3 बहुत ही प्रतिभाशाली भाई, जिन्हें हम सब मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं। और ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर एक साथ काम करके हिंदी साहित्य के इस महाग्रंथ को रचा था। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातें जो एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी हैं, इसे याद रखिएगा। इसे पब्लिश किया था नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने, और तारीखें, इसके पहले 3 भाग तो 1913 में आ गए थे, पर जो चौथा भाग था ना, वो काफ़ी सालों बाद 1934 में प्रकाशित हुआ। अब आते हैं इस ग्रंथ के दिल पर, मतलब इसका वो हिस्सा जिस पर सबसे ज्यादा बात होती है, सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 हिस्सों में, 5 कालखंडों में बांट दिया। और ये रहे वो 5 काल। देखिए, प्रारंभिक काल से शुरुआत हुई, फिर आया माध्यमिक काल, उसके बाद अलंकृत काल। अलंकृत काल नाम क्यों? क्योंकि उस दौर में कविता में सजावट, अलंकार, इन सब पर बहुत जोर था। फिर आया परिवर्तन काल और आखिर में वर्तमान काल। जरा सोचिए, उस समय में इस तरह से पूरे इतिहास को बांटना, यह अपने आप में एक बहुत ही नया और बड़ा कदम था। और ये देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये जानकारी सीधे सोर्स मटेरियल से है। इन 5 कालों को आप ओरिजिनल नोट्स में देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कितना ऑथेंटिक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबने इस काल विभाजन को मान लिया? क्या यह परफेक्ट था? नहीं। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े स्तंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, सिर्फ पूर्व और उत्तर कह देने से ऐतिहासिक काल विभाग नहीं हो जाता। मतलब इसमें गहराई की कमी थी, और यहीं से शुरू होती है इसके मूल्यांकन की कहानी। तो अब वक्त है ये देखने का कि इस ग्रंथ में क्या अच्छा था और कहाँ कमियां रह गईं। क्योंकि देखिए, कोई भी महान रचना हो, उसमें दोनों पहलू होते हैं। तो चलिए एक अनबायस्ड, संतुलित नजर डालते हैं। तो एक तरफ हैं डॉक्टर नामवर सिंह जैसे बड़े विद्वान, जो इसे प्रशंसनीय ग्रंथ कहते हैं। वो मानते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी जमकर हुई। पहली कमी, इसकी शुरुआत 700 विक्रम संवत से मान ली गई, जो कई लोगों को ठीक नहीं लगी। दूसरी, जो कालों के नाम रखे गए, उनमें कोई एकरूपता, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। और तीसरी, इसमें बहुत से ऐसे कवियों को जगह दी गई जो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। और ये बात हमें फिर से सोर्स नोट्स में साफ साफ दिखती है। एक तरफ देखिए डॉक्टर नामवर सिंह की तारीफ, और दूसरी तरफ उन कमियों की पूरी लिस्ट। तो मतलब दोनों ही पक्ष हमारे सामने हैं, जिससे एक बैलेंस्ड व्यू बनता है। तो इन सब गुण दोषों को समझने के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर में बचता क्या है? आज के समय में मिश्र बंधु विनोद की क्या लेगेसी है, क्या विरासत है? देखिए, निचोड़ ये है कि इसमें कमियां थीं, बिल्कुल थीं, लेकिन उन कमियों के बावजूद
ये ग्रंथ आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास का एक आधार ग्रंथ है, एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि ये पहला इतना बड़ा, इतना साहसिक प्रयास था। इसने आगे आने वाले इतिहासकारों के लिए, जैसे कि आचार्य शुक्ल के लिए भी, एक रास्ता तैयार कर दिया, एक नींव रख दी। 5000 कवि, और इन सब का जिक्र सिर्फ एक किताब में किया गया है। ये नंबर ही अपने आप में इस किताब के माशताब और इसकी अहमियत को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी किताब है और वो कौन लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम कर दिखाया। आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, इस महान रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। चलिए इसे जरा और करीब से जानते हैं। इस जबरदस्त कान के पीछे कोई एक इंसान नहीं बल्कि 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। और साहित्य की दुनिया में इन्हें ही मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब इसकी कुछ खास बातें देखिए। ये किताब 4 हिस्सों में छपी और इसे पूरा छपने में 21 साल लग गए। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात थी इसे लिखने की तरकीब, कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये पहली बार था जब हिंदी साहित्य के कवियों को उनके समय के हिसाब से एक लाइन में लगाया गया। इसने इतिहास लिखने को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। लेकिन रुकिए, मिश्र बंधु विनोद से भी पहले इन भाइयों ने एक और किताब लिखी थी, और उस किताब ने तो साहित्य की दुनिया में जैसे एक भूचाल हिला दिया था। एक ऐसी बहस छिड़ी जो आज तक याद की जाती है। उस किताब का नाम था हिंदी नवरत्न, जो 1910 में आई थी। अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इस किताब का मकसद था हिंदी साहित्य के 9 सबसे महान कवियों यानी 9 रत्नों को चुनना। देखिए, इस लिस्ट में तुलसीदास और सूरदास को सबसे ऊपर रखना तो स्वाभाविक था, इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। लेकिन असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने तीसरे नंबर पर कविदेव को और चौथे नंबर पर बिहारी को रख दिया। ये एक छोटा सा फैसला था, पर इसने एक बहुत बड़ी आग लगा दी। और यहीं से विवाद की असली चिंगारी भड़की। हिंदी नवरत्न में ये ऐलान कर देना कि कवि देव कवि बिहारी से बेहतर हैं, एक ऐसी साहित्यिक बहस का कारण बना जो दशकों तक चलती रही। इस एक ऐलान ने हिंदी साहित्य में एक महाविवाद को जन्म दिया। देव बड़े या बिहारी, ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं थी, बल्कि विचारों का एक जबरदस्त टकराव था। ये विवाद तो जैसे एक लिटरेरी जंग में बदल गया। देखिए कैसे। 1910 में मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा बताया। 8 साल बाद पद्म सिंह शर्मा बिहारी के पक्ष में उतरे। फिर जवाब में कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव का बचाव किया तो लाला भगवान दीन ने बिहारी के लिए अपनी कलम चला दी। मतलब किताबों के जरिए ही एक दूसरे को जवाब दिए जा रहे थे। खैर, ये विवाद तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन चलिए वापस मिश्र बंधु विनोद पर आते हैं और ये समझते हैं कि इसकी असली विरासत क्या है और ये इतनी जरूरी किताब क्यों है। तो इसकी सबसे बड़ी देन थी कालानुक्रम पद्धति। जरा सोचिए, इससे पहले साहित्य का इतिहास काफी बिखरा हुआ था। इस किताब ने पहली बार कवियों को उनके समय के हिसाब से एक क्रम में रखा, जिससे एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी का रास्ता खुल गया। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी अनजान शहर का पहला नक्शा बना देना। और इस किताब की अहमियत को सिर्फ हम ही नहीं बल्कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसे बड़े आलोचक भी मानते हैं। उनकी एक बात से ये पूरा मामला और भी साफ हो जाता है। डॉक्टर वर्मा का ये कहना अपने आप में सब कुछ बता देता है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। ये इस किताब को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक नींव के पत्थर का दर्जा देता है। तो इस पूरी कहानी से 3 खास बातें सामने आती हैं। पहली, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें लगभग 5000 कवियों को रिकॉर्ड किया गया। दूसरी, इसने देव बनाम बिहारी जैसी एक जरूरी साहित्यिक बहस को जन्म दिया। और तीसरी, इसने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक मजबूत क्रोनोलॉजिकल ढांचा दिया। और अंत में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, मिश्र बंधुओं के लिखे इन हजारों पन्नों में और न जाने कितनी कहानियां और कितने ही भूले बिसरे कवि छिपे होंगे जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।